अगर वास्तु पे हमें विश्वास ही नहीं है तो भी क्या ये मुझ पे इम्पैक्ट करेगा? वो तो करेगा ही, आप माने या ना माने। तो कभी भगवान को मानकर या कभी उसे ना मानकर भी आपने जीवन को परखा है? जिस घर में ज्यादा पूजा पाठ होती है डेफिनेटली दुखी है। वास्तु की दिशा का ज्योतिष के साथ कोई कनेक्शन है? सांप की पूजा की जाती है और पूजा करने से आप उस कमरे में उसको बंद कर देंगे, अगले दिन कमरा नोटों से भरा मिलेगा। सर, ये काला पत्थर वास्तु के हिसाब से क्या कहता है? अगर आपकी किचन नॉर्थ साइड पे है तो काला पत्थर नहीं लगाना चाहिए। बिजली के स्विच और एमसीबी बॉक्स की दिशा क्या हो? जब आपका बैंक साउथ में होगा आपके साथ कॉम्प्लिकेशन तो होना लाजमी है, आपका बैंक तक लूट लिया जाएगा। ये जो कैश वाला वास्तु है ये ऑनलाइन पैसे पे कैसे मैच करेगा? स्विस बैंक आपका साउथ में है तो डेफिनेटली लिटिगेशन में आ जाओगे। नए इनकम सोर्स के लिए वास्तु का उपाय एक बता दीजिए। धन आएगा, धन आएगा, धन आएगा, नहीं आएगा। वास्तु से अगर इतना ही पैसा आता है तो सारे वास्तु एक्सपर्ट अरबपति क्यों नहीं? नॉर्थ और साउथ फिट हैं तो सर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप सोर्स बनेगा। वास्तु ऊर्जा विज्ञान है या फिर अच्छे भले घर को तोड़ने का लाइसेंस है? कि आपके हाथ पे एक वॉच बंधी है और वो आपको बता रही है कि आपका ऐसा टाइम शुरू हो गया है। आपका जो डाउनफॉल होगा वो 100 की स्पीड से नहीं, कम से कम 30-40 की स्पीड से हो रहा है। अगर आपके स्ट्रक्चर में फर्क है, स्ट्रक्चर में दिक्कत है तो सर किसी का बाप ठीक नहीं कर सकता उसे बिना तोड़फोड़। तो सर ये वास्तु मार्केटिंग टूल भी हो गया है क्या? यस यस यस। जो लोग 64, 84, 83, 82 इस ईयर में जो पैदा हुए हैं सब भाग्यवान हैं। वही हकदार है किनारों के जो बहाव बदल दे धारों की। यही तो हम कोशिश करते हैं हर हफ्ते शुक्रवार को 8 बजे जब हम मिलते हैं तो फिर बातें होती हैं कुछ हटके, कुछ अलहदा, कुछ अलग, जो भीड़ में आपको ना मिल रहा हो या फिर सोशल मीडिया के इस भंवर जाल से आपको निकालने की कोशिश करता हो। तो हमारी ये कोशिश है, अभी थोड़ी ही सही लेकिन असर आपके जीवन में कर रही है, ये हमको पता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वास्तु ग्लोबल का इस शानदार पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम और आपकी जिंदगी के बहाव के धारों को बदलने की कोशिश हर हफ्ते कौन करता है आप जानते ही हैं। वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर आज धारे बदलने हैं, जीवन बदलना है और फिर बदलना ही नहीं है, उसमें खुशियां भी लानी है। जी जी, हो जाएगा सर? जरूर सर, जरूर। ठीक है सर, वास्तु को लेके कहते हैं या किसी भी चीज को लेके कहते हैं कोई भी चीज हमें तब फलती है जब हमें उस पर विश्वास होता है। अगर वास्तु पे हमें विश्वास ही नहीं है तो भी क्या ये मुझ पे इम्पैक्ट करेगा? बड़ी अजीब सी बात कर दी सर आपने। आप एक घर में रह रहे हैं और आपको विश्वास नहीं कि मैं घर में रह रहा हूँ। आप एक हाउस में रह रहे हैं, एक कमरे में, रूम में रह रहे हैं और आपको विश्वास नहीं कि मैं रूम में रह रहा हूँ। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? नहीं, मुझे ये तो विश्वास है मैं घर में रह रहा हूँ, लेकिन इस घर का वास्तु मुझ पे इम्पैक्ट करेगा ये विश्वास नहीं है। नहीं सर, जब वो आप रूम में रह रहे हैं और रूम का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके चारों तरफ दीवारें हैं, आप एक शेल्टर में रह रहे हैं, एक कवच में रह रहे हैं, तो असर तो करेगा ही। वो बात दूसरी है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, असर तो करेगा। तो इसीलिए ये मूर्खता वाली बात है कि क्या मेरे ऊपर वास्तु असर करेगा? यस, वो तो करेगा ही, आप माने या ना माने। आप एक वास्तु में रह रहे हैं, उसके प्रभाव में जी रहे हैं, उसी के प्रभाव में आप मरेंगे। तो वो तो असर करना है, ये सिस्टम है नेचर का, ये प्राकृतिक नियम है। ये ऐसा नहीं कि वास्तु कुछ अजीब सी चीज या अलग सी चीज बन के आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रकृति के नियम है, उन पे आधारित है। लेकिन सर ये ऐसा ही है ना, जैसे कि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप वास्तु को मानते हैं, तो उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी में चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं। ऐसी मैं वास्तु को नहीं मानता हूँ तो मेरे साथ जो अच्छा हो रहा होगा वो ईश्वर कर रहा होगा। अब मैं ईश्वर को नहीं मानता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ईश्वर मेरे लिए कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा सर। किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, आप माने या ना माने ये आपके ऊपर है। बाकी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आप कहीं से हैंडल हो रहे हो। आप कहाँ से हैंडल हो रहे हो? घर से। इसके तो प्रमाण हैं, पर हमारे पास किसी ईश्वर या किसी ईश्वरीय शक्ति के कोई प्रमाण नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ कर रही है। जो प्रमाण है हमारे पास, या तो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के थ्रू हमें पता चलता है कि प्लैनेट्स का हमारे ऊपर प्रभाव है, या वास्तु के प्रभाव का पता चलता है कि हाँ हमारे घर का प्रभाव है। बाकी तीसरी शक्ति कोई हमें नजर नहीं आती। मुझे तो नजर नहीं आई सर,
किसी को नजर आई हो तो प्रूव कर दे। भगवान से खफा ही रहते हैं आप? नहीं सर, खफा की बात नहीं है सर, नहीं खफा की बात नहीं है। मैं अपने अनुभव शेयर करता हूँ सर। आप ठीक है, आपका अनुभव है कि भगवान हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, आपका अनुभव है। और मजे की बात बताऊँ आपको, हर भाग्यवान आदमी भगवान को मानता है। उसको ये डर रहता है कि यार सब ठीक ठाक चलता रहे, हे भगवान तो इसको डिस्टर्ब मत करियो। तो हर भाग्यवान आदमी भगवान को मानता है, क्योंकि उसको सभी चीजें थाली में सज के मिलती हैं। अब जो बेचारे दुर्भाग्यशाली होते हैं या नॉर्मल होते हैं, उनको तो अपना जीवन अपने परिश्रम से काटना होता है। तो कहते हैं यार कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं, ऐसे ही है। अच्छा। तो मैं नॉर्मल आदमी में बहुत भाग्यवान नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे तो यही पता है कि मैंने खुद कुआं खोदना है और पानी पीना है। तो पॉडकास्ट से पहले कॉन्फ्रेंस रूम में ये लाइन आपने इसीलिए बोली थी मुझे, क्या? कि हर भाग्यवान आदमी भगवान को मानता है। यस, हर भाग्यवान आदमी भगवान को मानता है। या जो बहुत दुखी होते हैं वो उस तरफ चले जाते हैं कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। तो आदमी ट्राई तो करता रहता है, एक एक डॉक्टर शायद ये कुछ ठीक कर दे। तो या तो ऊपर वाले या नीचे वाले, ये दो ही लोग भगवान को मानते हैं। लेकिन सर आप कहते हैं कि रिसर्च के दौरान आप खराब से खराब घरों में रहे और कई तरह के एक्सपेरिमेंट आपने अपने जीवन में किए जी। तो सर जब ये एक्सपेरिमेंट आपने किए तो कभी भगवान को मानकर या कभी उसे ना मानकर भी आपने जीवन को परखा है? देखिए सर, मैंने बताया कि 77 में मुझे ये आभास हो गया था कि ये दुनिया कैसे चल रही है। और मैं 77 तक पूजा पाठ बहुत किया करता था। मैंने अपना वो जो मंदिर था, मेरा एक वुडन मंदिर था बना हुआ, वो मैंने किसी को गिफ्ट किया और सारी जितने तस्वीरें और जो मूर्तियाँ थी सबको प्रवाहित किया और मैंने हाथ जोड़ दिए। उस दिन मैंने कि अगर कुछ ताकत है तो भैया मैं आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। उसको फ़र्क पड़े या ना पड़े डिफरेंट बात है, मुझे फ़र्क पड़ा। मेरा फोकस एक तरफ हो गया कि मैं किसी के ऊपर निर्भर रहूं, किसी के ऊपर आधारित रहूं कि वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए करेगा। एक आज के जीवन में सबसे बड़ी कमी यही है कि आप किसी के भरोसे रह जाते हो और आप कुछ करते नहीं। तो मेरा वो भरोसा ख़त्म हो गया कि कोई ईश्वर नाम की शक्ति नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें हैंडल कर रही है। हम दो ही चीज़ों से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से और अर्थ की ऊर्जा से हैंडल हो रहे हैं। यस, आप उसमें बदलाव करिए ना, आपका सब कुछ बदल जाएगा। तो मैंने उसके बाद कभी मैं पूजा पाठ, मेरे आज भी घर में कोई तस्वीर, कोई फ़ोटो, हमारा परिवार किसी तरीके की कोई पूजा पाठ नहीं करता। और मुझे एक चीज़ बताइए, जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, सारा दिन करते रहते हैं, सारा दिन, क्या वो दुखी नहीं है? और आपको मजे की बात बताऊँ, वो सबसे ज़्यादा दुखी है। जिस घर में ज़्यादा पूजा पाठ होती है डेफिनेटली दुखी हैं वो। 99% लोग आपको बहुत परेशान मिलेंगे, बहुत परेशान। मैंने शायद एक बार पहले भी पॉडकास्ट में बताया था कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत पूजा पाठ की और माँ के बिहारी के मंदिर में उनके फूलों का बंगला बनाना, जिसमें शायद उस टाइम सन 80 के दौरान 5 लाख रुपए का खर्चा होता था, 56 भोग, उसमें भी शायद इतना ही खर्चा होता था। तो ऐसी पोजीशन मैंने उनकी देखी कि उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, अपने आजीविका के लिए पैसे नहीं, अपने जीवन के लिए पैसे नहीं, उनके घर बार सब बिक गया। मैंने वो हालात देखे। तो मैं क्या समझूं कि कौन है, कौन चला रहा है इसको? कोई नहीं चला रहा सर, हम चला रहे हैं। अपना जीवन आप खुद निर्धारित करते हो। रोज सुबह उठ के हर आदमी अपना भाग्य लिखता है। और मैं आदमी की भी, इंसान की भी बात नहीं करूंगा, हर जीव खुद डेली सुबह अपना भाग्य लिखता है। उसके कर्म, एक चिड़िया का घोंसला है, अगर उसमें उसके अंडे या बच्चे कुछ भी हैं और वो दोनों छोड़ के चले जाते हैं तो पीछे से सांप आके वो अंडे खा लेता है। उसने अपने कर्मों से अपना भाग्य लिख दिया, अपने बच्चों का भाग्य लिख दिया। अगर एक वहाँ उसकी रखवाली करता है और एक चला जाता है दाना लेने, खाना लेने, तो बच्चे बच जाते हैं। तो हम रोज अपना भाग्य खुद लिखते हैं सर। कोई बैठा किताब नहीं लिख रहा आसमान में हमारी। अगर ऐसा होता तो इतने हमने आज तक सैटेलाइट छोड़े हैं, कोई टकराया नहीं, किसी ने आके बताया नहीं कि वहाँ वो फलाना बैठा था, यमराज बैठा था और ये हो रहा था और वो हो रहा था। नहीं सर, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। ये पुराणों में जब लिखी गई बातें, ये तब की लिखी गई जब लोगों को डरा के समझाया जाता था, भैया पाप मत करो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। होगा, आज भी हो रहा है। पापी आदमी बच नहीं पाता, अल्टीमेटली उसके पाप ही उसको कहीं ना कहीं धकेल देते हैं। कैसे? सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है, हमारी आत्मा जो है एक सॉफ्टवेयर है।
उसका एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में आपने जैसे जैसे कर्म किए वो उसमें ऐड होते चले गए और अल्टीमेटली किसी के पहले और किसी के बाद में रिजल्ट आएंगे, अच्छे के अच्छे और बुरे के बुरे। तो ये जो हाशिया है कि एक अच्छे और बुरे के बीच में लाइन कौन मारे, ये आज सबके लिए समस्या है कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हर आदमी दोराहे पे खड़ा है, उसे नहीं पता कि वो इधर जाए या इधर जाए। सही बात है। तो ये ज्ञान जो मिलेगा ये किसी ऐसे शख्स से मिलेगा जिसके पास अनुभव हो, ज्ञान हो, वही आपको बता सकता है कि आपने किधर जाना है। ठीक है, लेकिन सर जब वास्तु की बात करते हैं उसमें दिशाओं की बात करते हैं जी, तो सर वास्तु की दिशा का ज्योतिष के साथ कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है सर। मैंने तो आपको बताया था कि ज्योतिष जो है, मैं जब भी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और काल की। तो जब हम काल की बात करते हैं, काल, ज्योतिष जो है काल का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसको अलग तो किया ही नहीं जा सकता सर, इसको अलग नहीं किया जा सकता। जब हम ज्योतिष को देखते हैं और जब हम वास्तु को देखते हैं, वास्तु में ज्योतिष के हिसाब से दिशाओं का निर्धारण होता है। हर ग्रह की अपनी अपनी दिशा होती है और वास्तु दिशाओं पे ऊपर आधारित है, तो इसको अलग तो किया ही नहीं जा सकता सर। ठीक है, तो सर जैसे कि इसको अलग नहीं किया जा सकता, हमारे पॉडकास्ट हमारे व्यूवर्स को अलग नहीं किया जा सकता और हम चाहते भी नहीं, उनके क्वेश्चन शामिल करना सर जरूरी है। सचिन मिश्रा कह रहे हैं कि सर मेरे घर की किचन में काला पत्थर लगा है, सर ये काला पत्थर वास्तु के हिसाब से क्या कहता है? देखिए, काला पत्थर या काला रंग, इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। एक होता है स्टोन, एक होता है मार्बल। जो मार्बल होता है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, और जो स्टोन होता है वो हीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाता और हीट आपके जो भी वहाँ कुकिंग कर रहा है उसके पेट की तरफ आती है और उसमें अल्सर वगैरह इस तरीके की बीमारियां होने की संभावनाएं बन जाती हैं। अब स्टोन क्या है? ग्रेनाइट स्टोन है। एक काला पत्थर आता है, उसे मेसलाना बोलते हैं, और ब्लैक स्टोन आते हैं, वो मार्बल की श्रेणी में आते हैं। अगर वो लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ग्रेनाइट लगा हुआ है तो दिक्कत है। अच्छा, क्योंकि ग्रेनाइट ने तो हीट को आपकी तरफ धकेल देना है, और जो मार्बल है वो मार्बल अपने अंदर सोख लेगा उसको, वो दिक्कत है। दूसरी तरफ आती है कलर। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कलर के को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन इनको है। तो अगर आपकी जो किचन है, अगर आपकी किचन नॉर्थ में है, नॉर्थ साइड पे है, तो काला पत्थर नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में है तो वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती काले पत्थर से। तो हमने जो अनुभव किया, जिन लोगों की किचन ऐसी थी वहाँ उन्हें बीमारियाँ नहीं ज़्यादा मिली और लगभग उनके यहाँ सब ठीक ठाक रहा। पर जिनके यहाँ किचन नॉर्थ साइड पे थी और वहाँ काला पत्थर लगा दिया गया, वहाँ समस्याएं हमें मिली, पेट से रिलेटेड लेडीज़ को खासकर समस्याएं मिली। तो इसलिए वैसे हमें अवॉइड करना चाहिए कि ब्लैक ना लगाएं, आप ग्रीन लगाइए, आप और कोई कलर लगा लीजिए, वाइट लगा लीजिए। आजकल वाइट का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप वाइट लगाइए, वाइट के अंदर और थोड़े लाइट कलर होते हैं वो लगाइए। तो आप ब्लैक को अवॉइड करें तो बढ़िया है। तो दिशाएं कोई भी हो किचन की, अगर वाइट या ग्रीन पत्थर लगा रहे हैं तो चलेगा? यस यस यस, ठीक है सर। मनीष वर्मा है हमारे साथ, एक दर्शक जुड़े, वो कहते हैं कि भाई घर में बिजली के स्विच और सर एमसीबी बॉक्स, इसको लेके थोड़ा संशय है, बिजली के स्विच और एमसीबी बॉक्स की दिशा क्या हो? देखिए सर, इनकी दिशाएं जो हैं, अब हम सबसे पहले देखें कि बिजली है क्या। ये हमारा पावर सप्लाई का सिस्टम है। आप समझ लीजिए आपके भवन के अंदर जो एनर्जी सोर्स है वो ये है। हमारे पास अब ये ऐसी जगह होना चाहिए कि हमारे कंट्रोल में भी रहे और हमें फीड भी करे। वो कौन सी जगह है? वो जगह है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में दोनों चीज़ें, स्टेबिलिटी और आपका प्रोडक्शन जी, यानी कि बर्थ, इसमें दोनों का मिश्रण है। अब जब स्टेबिलिटी चाहिए तो यस, आपको साउथ ईस्ट में जाना चाहिए, और आपको प्रोडक्शन चाहिए कि वो ठीक ठाक काम करे, हमें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, तो आपको ईस्ट में जाना चाहिए। अब इन दोनों का मिश्रण होता है साउथ ईस्ट में। आप वहाँ पे लगाइए ना, अपना मेन स्विच वहाँ लगाइए। अब दूसरी बात आती है स्विचेस की, कि हम हर कमरे के स्विचेस कहाँ लगाएं।
अब वैसे तो आपके बेड के पास लगते हैं स्विचेस, कि बेड है आपका साउथ में, अगर आपने बेड लगाया तो साउथ में लगते हैं, तो आप स्विचेस लगा सकते हैं, साउथ में लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। और जब आपका अगर मान लीजिए घर का डोर आपका नॉर्थ में है तो एक आधा स्विच वहाँ भी लगता है। तो इसके लिए कोई खास वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि हम स्विच कहाँ लगाएं। आप कहीं भी स्विच लगा सकते हैं, एक पॉइंट के नीचे भी कई बार स्विच लगता है, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा वरीड होने की ज़रूरत नहीं कि रूम के अंदर स्विच कहाँ लगाएं। स्विच डिफरेंट चीज़ है और आपका जो मेन स्विच है, मेन बोर्ड है, वो डिफरेंट चीज़ है। वहाँ पे एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। अगर आप उससे रेडिएशन मीटर से चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको शायद आपको 300-400 के आसपास मिलेगा, और अगर आप एक स्विच को चेक करेंगे तो 27-28 से 80 तक मिलेगा। तो इसलिए वहाँ इतनी हमें वरीड होने की ज़रूरत नहीं कि स्विच हम कहाँ लगाएं जी, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है सर। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, जी, डिजिटल युग है। आप कहते हैं तिजोरी का, कैश का एक खास फ्लो अगर मेंटेन करना है तो उसकी खास जगह हो, लेकिन सर पैसा तो आजकल स्क्रीन पे है, मोबाइल पे है, तो फिर ये जो कैश वाला वास्तु है ये ऑनलाइन पैसे पे कैसे मैच करेगा? सर आज तक तो अभी हम यही देखते आ रहे हैं कि लोग हमसे जब भी कोई किसी के यहाँ मिलते हैं और हमसे हमारी ऑनलाइन भी बात होती है तो हम सबसे पहले तिजोरी पूछते हैं। तो अगर सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ही हमारी करेंसी होती तो ऐसा वो क्यों पूछते? पर एक मोटा पैसा तो सर आपका स्क्रीन पे रहता है ना ज्यादातर। नहीं सर, बेशक रहता है। ऐसे तो कहने को स्विस बैंक में भी रहता है लोगों का पैसा, बेशक रहता है। आप कुछ ना कीजिए ना सर, एक डब्बा रख लीजिए, कोई स्टील का रख लीजिए, मिट्टी का, जैसा मैं कहता हूँ, आप उसमें थोड़ी सी करेंसी रख दीजिए ना, जिससे कि कोई तो साधन चाहिए, कोई माध्यम तो चाहिए ना उसको खींचने का। तो आप रखिए ना सर, वो अपने आप मल्टीप्लाई होगी। अगर आपको शक है, आपने देखना है कि ये काम करता है नहीं करता, यही बॉक्स आप जरा साउथ में रख लीजिए अपने से, आपको समझ आ जाएगी 2-3 महीने के अंदर, जब मोटे मोटे नुकसान होंगे क्या होता है। आपने नॉर्थ में रखा जी, कुछ हो तो रहा नहीं, वहाँ से कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि पैसों की बरसात होगी, आपका नुकसान नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आपकी तरक्की तो हो ही रही है। आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पता लग जाएगा। एक बड़ी अजीब सी स्टोरी हमें सुनने को मिलती है कई बार। एक दुमुही सांप होता है, अच्छा, जिसके दोनों साइडों पे मुंह होता है। 6 महीने वो उधर से चलता है, 6 महीने उधर से चलता है। तो हमें एक सज्जन मिले और कहते जी इस दो मुही सांप चाहिए हमें, तो कहीं से मिल जाए तो। मैंने कहा यार तो हम पकड़ते रहते थे बचपन में, हमने बड़े पकड़े और छोड़ दिए, ब्राउन से कलर के होते हैं। तो कहता हाँ जी वही चाहिए। मैंने क्या करोगे? कहता जी इसको पूजा की जाती है, सांप से, सांप की पूजा की जाती है, और पूजा करने से आप उस कमरे में उसको बंद कर देंगे, अगले दिन कमरा नोटों से भरा मिलेगा। तो सर ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे धोखेबाज लोगों का भरे या ना भरे, वो अपना जरूर भर लेते हैं। और उसकी कीमत वो बता रहे थे जी आज 25,000 रुपये पर सांप की कीमत है। अच्छा, तो इस तरीके की लोग बातें करते हैं। तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता सर कि वहाँ पे हम सांप की पूजा करें, एक कुछ चावल के अंदर वो कुछ रख देते हैं, वो शंख ऊपर को निकल आता है कुछ। मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आज समाज में फैली पड़ी हैं, सब बेकार हैं सर, कुछ नहीं होता। तो इस तरफ आदमी को नहीं जाना चाहिए, हकीकत की दुनिया में हमें जीना चाहिए, कुछ नहीं होता इन बातों से। तो आप जो है अपने आप को साउथ में रखिए, नॉर्थ में अपना पैसे रखने का कोई जगह बना ले, एक छोटी सी डब्बी रख लेना, उसके अंदर एक छोटी सी चेंज डाल दें, रोजगारी जिसे बोलते हैं, और सिक्के कॉइन्स डाल देना, खत्म। आपके पास होती रहे ना, ऑनलाइन पेमेंट होती रहे, ऑनलाइन पैसा जमा रहे, बैंकों में जमा रहे। अभी क्या हुआ, एक हमारे पड़ोस में लेडीज़ थी, तो कहते जी मेरे 8 लाख रुपए बैंक से निकल गए। अच्छा, किसी ने फ्रॉड किया और निकल गए, और अभी तक नहीं आए, 15-20 दिन हो गए। तो मैंने कहा आपके बैंक का नाम क्या है? तो उन्होंने बताया जी कैनरा बैंक है। जब उन्होंने कैनरा बैंक का नाम लिया तो मैंने उनका कॉम्बिनेशन देखा, फिट नहीं था। तो मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? कहते जी सेक्टर 22 में। मैंने कहा बैंक कहाँ है? कहते जी सेक्टर 23 में। मैंने कहा आपसे कहाँ आया? कहते साउथ में। तो मैंने कहा जी ये तो आप अगर हमारी वीडियो देखते हैं और इस बात को समझते हैं
तो जब जब आपका बैंक साउथ में होगा, आपके साथ कॉम्प्लिकेशन तो होना लाजमी है। 99% आपके साथ ऐसी स्थिति आ जाएगी, आपका बैंक तक लूट लिया जाएगा। तो इसलिए कभी भी ये जो सूत्र है, ये जो एक सिद्धांत है कि आप साउथ में रहें और नॉर्थ में आपका बैंक, आपका पैसा, आपका सब कुछ नॉर्थ में चाहिए। तो जिसका भी पैसा या धन उस तरफ है तो तकलीफ में जरूर आएगा। मेरा भी मैंने भी एक अकाउंट खोला। हाँ। साउथ में खोला मैंने एक अकाउंट। हमारे यहाँ एक भरथल गांव है, उस गांव के अंदर एक बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने उसमें अकाउंट खोला। जब अकाउंट खोला तो मैंने उसमें कुछ चेक डाले। कई दिन तक चेक नहीं आए, क्लियर नहीं हुए। वो कहते जी नहीं, वो तो चेक बाउंस हो गए। मैंने कहा ठीक है, चेक बाउंस हो गए, मुझे दो। वो अभी आ रहे हैं जी, ऐसे है जी, वो हमारी ब्रांच में है, फलाना है, ढमकाना है। तो खैर मुझे 15 दिन बाद जब मैंने अपने क्लाइंट से पूछा, मैंने कहा जी वो चेक का ऐसे ऐसे कहते जी मेरे यहाँ से तो डेबिट हो गया अमाउंट। तो मुझे उन्होंने शायद 27-28 दिन के बाद कहता जी हाँ वो चेक हो गए और हम आपको आपके क्रेडिट कर देते हैं अकाउंट में। उन्होंने क्रेडिट कर दिए। तो बात ये नहीं कि काम हुआ या नहीं हुआ, बात ये कि काम कैसे हुआ। तो इस तरीके से ऐसी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। अल्टीमेटली मैंने वो अकाउंट बंद किया और आज मेरा अकाउंट मैं अपने हिसाब से मैं चलाता हूँ, तो बहुत बढ़िया चलता है। हालांकि बैंक उससे भी गया भी था, बैंक है, छोटा सा बैंक है, उसमें काम होता है। तो बैंक, ये डिस्क्लेमर मैं दे दूं, यहाँ बैंक की कोई गलती नहीं है। बैंक आपसे कौन सी दिशा में है ये उसको हमको नोट करना है। तो बैंक आपसे नॉर्थ की दिशा में हो, नॉर्थ में होना चाहिए। ठीक है सर। धन कहीं भी रखना है, आपने बैंक में रखना है, स्विस बैंक में रखना है। स्विस बैंक भी अगर आपके साउथ में है तो आप पकड़े जाओगे। आप अगर कहीं रह रहे हैं और स्विस बैंक आपके साउथ में है तो डेफिनेटली लिटिगेशन में आ जाओगे। और अगर आपका स्विस बैंक नॉर्थ में है, आप किसी और कंट्री में है, कुछ नहीं होगा, आप विनर हैं। ठीक है। तो सर आज सारे बैंक की पहले लोकेशन चेक करनी होगी। लेकिन सर पैसे को हम वास्तु से जब जोड़ते हैं तो क्या ये सिर्फ सेविंग तक डिपेंड करता है और सस्टेनेबिलिटी तक डिपेंड करता है, या फिर नए इनकम सोर्सेज भी वास्तु के जरिए हो सकते हैं? देखिए, हम करेंसी पैसा तो आज बोलने लग गए। आदिकाल से क्या होता था, बार्टर सिस्टम था। आपके पास आलू है, दूसरे के पास प्याज है, आप आलू ले गए, प्याज ले आए, वही धन था। तो धन का स्वरूप आज चेंज हो गया है, अदरवाइज हर चीज धन है। अब वास्तु ने क्या करना है, आपके पास धन की आवक बढ़ा देनी है, यानी सुखों की आवक बढ़ा देनी है। आपके पास जितने धन है, जितने तरीके के धन है, वो आपका कॉपी किताब पेन, आपका बिस्तर, आपका पलंग, आपकी दवाइयाँ, आपका ये सब धन है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, धन है। आपकी कार, अगर वास्तु फिट है तो सब कुछ आपके पास है। अगर वास्तु फिट नहीं है तो वास्तु के हिसाब से जितने % का वास्तु उतने % का धन है। तो इसी के अंदर ये आज हम करेंसी का जो स्वरूप आ गया है, हम इसको लेते हैं कि ये करेंसी हमारी जो है ये धन के रूप में होती है और ये इसकी आवक तो होनी है, चाहे वो डिजिटल हो और चाहे वो फिजिकल हो। लेकिन सर मैं जो समझना चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि मेरे पास एक इनकम जो आ रही है हर महीने, उसको संचित करने का काम वास्तु करता है, या उस अलग इनकम के साथ, मतलब एक उस इनकम के साथ कुछ नए सोर्सेज भी बनाने का काम वास्तु करता है? मैंने बताया सर आपको कि हम सिर्फ धन को ही, आप इनकम को ही मत कंसिडर कीजिए। आपके पास बहुत सारी चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप सोर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, वास्तु तो आपने बनाया नहीं और काम हुआ नहीं। मैंने पहले भी बताया कि एक पाइपलाइन जा रही है आपके घर के आगे से, जिसके अंदर पानी आता है। ठीक है। आपने एक लाइन अप्लाई की, एक लाइन का कनेक्शन आपको मिल गया, उसमें एक फेरुल लगता है, वो या आधी इंची का आप अलाउ होता है, आपको दिया जाता है। आपने आधी इंची की पाइपलाइन लगाई, फेरुल लगाया, उसमें लगा दी। वही फेरुल आप 1 इंची का लगाइए ना सर, डबल पानी मिल गया ना। अब आपकी 4 मंजिल का मकान, आप 4 कनेक्शन अप्लाई करिए ना,
आपको 4 जगह से 4 फेरूल मिलेंगे, 4 कनेक्शन मिलेंगे, फ्लो कितना आ जाएगा? सेम। जब तक आपके पास किसी चीज की लाइन नहीं है ना, आप बैठे रहिए कि धन आएगा, धन आएगा, धन आएगा, नहीं आएगा। आप पहले अपनी लाइन क्रिएट कीजिए, आपको मौका मिलेगा, आप लाइन बनाएंगे और धन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सर नए इनकम सोर्स के लिए वास्तु का उपाय एक बता दीजिए, क्या कर ले हम? सर मैं तो हमेशा बताता हूँ कि आपका नॉर्थ सबसे अपना रोल प्ले करता है, नॉर्थ और साउथ। अगर दोनों आपके नॉर्थ और साउथ फिट हैं तो सर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सोर्स बनेंगे। वो जो फेरुल मिलेगा ना, आपको अपने आप डिपार्टमेंट से आएंगे जी, ये आपका फेरुल आपको अलाउ कर दिया गया 4 इंची वाला। 4 इंच वो लगा लीजिए। ठीक है सर। तो सर पैसे की इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो सवाल मन में ये भी आता है कि भाई वास्तु से अगर इतना ही पैसा आता है तो सारे वास्तु एक्सपर्ट अरबपति क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है सर, मेरे ऊपर भी लागू होता है। आप तो हैं सर, हैं अलग बात है। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि जो डॉक्टर जिस चीज़ का इलाज करता है वो उससे पीड़ित होता है। आप किसी आर्किटेक्ट के घर चले जाइए, क्योंकि इतने सारे जहन में उनके विचार भरे होते हैं, उनके प्लान भरे होते हैं, उसका घर अजायब घर बन जाता है। तो इसी तरीके से जब हम वास्तु के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी केयर नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट किया, मैं रिसर्च में रहा, उस टाइम तो सर आप समझ लीजिए पैसे तो बहुत दूर की बात है, जीवन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति हमारी रही कि हम जिंदा हैं नहीं हैं, क्या होगा कैसे होगा, रोज़ एक्सीडेंट होने, रोज़ और चीज़ों से प्रताड़ित होना, बाहर के लोगों से प्रताड़ित होना, घर के लोगों से प्रताड़ित होना, तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी ही रही। अब दूसरे लोग क्या करते हैं, जब हम और लोगों की बात करते हैं, ये तो थी मेरी बात, उसके बाद मैंने इसको बड़े अप डाउन्स देखे और उसके बाद मैंने अपने आप को दुरुस्त किया और आज मैं फिट हूँ। हम दूसरे लोगों की बात करते हैं कि सभी वास्तुशास्त्री जब धन की ऐसी बात करते हैं, जी आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो खुद धनवान क्यों नहीं है? उनमें कुछ वास्तुशास्त्री ऐसे होते हैं जो नकली होते हैं। अब कुछ का भाग्य होता है, आप भाग्य से धोखा भी दोगे तो आप कमा जाओगे। भाग्य 2 तरीके का होता है। एक भाग्य होता है जब आप पैदा होते हैं तब आपको एक, समझ लीजिए, ब्रीफ केस मिला, उसमें लिख दिया कि इसके भाग्य में इतने करोड़ रुपए, इतने बच्चे, इतनी शादी और ये आपका भाग्य, आपको ब्रीफ केस मिल गया। उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आपको एक ऐसा समझ लीजिए एक ट्रेन के अंदर बिठा दिया जाता है कि भैया ये ट्रेन, इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो भी उसकी टिकट होती है उसको बिठा दिया जाता है। वो ट्रेन सफ़र करती है, चलती है। अब वो ट्रेन जब ऐसे माहौल में कई जगह पहुंचती है, स्वर्ग की तरह से सुंदर जगह होती है, वहाँ आदमी एंजॉय करता है, उसके बाद धन आता है, सब कुछ होता है। और दूसरा, इसमें एक पार्ट और होता है, एक पार्ट ये होता है कि सामने वाला किस पोजीशन में है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमारा समय खराब है और हमारे सामने वालों को हमारी ज़रूरत है, तो हमें बूस्ट मिलता है। बाबा रामदेव का समय एक काफ़ी ख़राब था, जब शायद बीजेपी सत्ता में आई थी, 2015 की बात है, मोदी जी पीएम बने थे। इसका समय ख़राब था उस टाइम, बाबा रामदेव का। इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला, इसको बड़ी सारी लैंड भी दी गई। क्यों? इसके पास काबिलियत थी, इसके पास फॉलोअर्स थे, तो उनको ज़रूरत थी ऐसे आदमी की, उन्होंने इसको बूस्ट दे दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी वजह से नहीं ऊपर जाते, हम दूसरे की वजह से जाते हैं। हमारे पास सिर्फ काबिलियत होती है और दूसरा हमें यूज़ करना चाहता है और वो हमें पे करता है। तो इसलिए अगर आपके पास काबिलियत है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप किसी भी स्थिति में हैं, वो आपको विन कराएगी, आपके लिए विनर, आपको विनर बनाएगी। तो इसलिए जो लोग वास्तु कंसल्टेंट होते हुए भी आज तरक्की नहीं कर पा रहे, ऊपर नहीं कर पा रहे, उनके पास 2 चीज़ों की कमी है, भाग्य और काबिलियत। तो ये लाने के लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ये तो मिलता है आपको प्रारब्ध से, पुराने कर्मों से, और आज की काबिलियत आपने कितना पुरुषार्थ किया, आपने क्या उसके लिए किया,
तब मिलता है। आज आप वास्तुशास्त्री अगर आपने बनना है, आप 1 साल में नहीं बन सकते, 2 साल में नहीं बन सकते। मेरे से कल एक बात चर्चा हो रही थी किसी की, जी। तो मुझे गुवाहाटी में एक इंजीनियर हैं जो शायद एरोप्लेन्स को कंट्रोल करने का सॉफ्टवेयर हैंडल करते हैं। ओके। तो जब उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने पूछा कि जी आपके पास जो नॉलेज है इसको आप स्प्रेड क्यों नहीं करते, किसी को देते क्यों नहीं। मैंने कहा मुझे तरीका नहीं पता, मैं कैसे स्प्रेड करूं, कैसे दूं किसी को। तो उसने मुझे बताया कि जी आपकी जो नॉलेज है, मैं इतने लोगों से मिला हूं, सबको मैं लगभग जानता हूं, तो आपने जो है बड़ी डिफरेंट चीज़ें आप डिस्क्लोज करते हैं, तो इसको आपको लोगों को बताना चाहिए, देना चाहिए। मैंने कैसे? मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, मैं आप लोगों से, अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम जब मैं उनसे बात कर रहा था शायद आधा घंटा बात हुई थी, तो 8-9 लोग वेटिंग में थे। मैंने कहा मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मैं कैसे किसी इसके कौन सा तरीका अपनाऊँ। तो वो कह रहा था जी मैं सॉफ्टवेयर आपके लिए बना देता हूँ और आप उस सॉफ्टवेयर को सब लोगों को दे दीजिए, उसके अंदर सब चीज़ें होंगी। जब मैंने फिर वो उन्होंने मुझसे बोला कि जी आपने एक बात बोली थी कि आप 4 बार दिन में सरस्वती आपकी ज़बान पे होती है और आप जब भी उस टाइम पे जो भी बोलेंगे आप वो हो जाता है। मैंने कहा यस होती है। कहता जी तो आप ये बना दीजिए, सॉफ्टवेयर बना दीजिए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था, वो बात सॉफ्टवेयर की कर रहा था। अब वो सॉफ्टवेयर कहता जी आप वो, मैंने कहा मैं इसकी घड़ी बनाना चाहता हूँ कि आपके हाथ पे एक वॉच बंधी है और वो आपको बता रही है कि आपका ऐसा टाइम शुरू हो गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वॉच बताएगी कि सरस्वती कब बैठी है जबान पर? यस। तो कहता जी आप बना दीजिए, तो इससे बड़ी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती दुनिया में। तो मैंने कहा भाई कैसे, कौन बनाएगा, मैं तो बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो कहता जी बहुत मिल जाएंगे आपको घड़ी के सॉफ्टवेयर बनाने वाले, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताता हूँ। तो कहता जी इसको अरबपति भी खरीदेगा और इसको कखपति भी खरीदेगा, सबको समय हैंडल करना है ना। तो कहता है इतनी बड़ी चीज़ अगर आप कर सकते हो, बना सकते हो, तो इससे बड़ी बात क्या है। यस, तो मैं यही बात कर रहा था कि जब हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कुछ करने की, तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारे पास काबिलियत नहीं है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें अगर किसी के पास हैं, कोई वास्तुशास्त्री इस तरीके का है, तो डेफिनेटली वो जब चाहेगा अर्श पे चला जाएगा, जब चाहेगा फर्श पे आ जाएगा। वो मालिक है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन सर एक तरीका और भी है जी, जो वास्तु कंसल्टेंट अरबपति नहीं बन पा रहे हैं, वो डॉक्टर महेश गुप्ता से मिल लें। सर मैं हेल्प करूंगा उनको। ठीक है सर, तो पॉडकास्ट के बाद सर मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। जरूर ठीक है। तो सर एक व्यूअर हैं जो पूछना चाहते हैं, सोनिया राणा है, कह रहे हैं कि उनके घर के अंदर सीढ़ी है और सीढ़ी के सामने क्या वो फ्रिज लगा सकती हैं या फिर डाइनिंग टेबल रख सकती हैं, या उस स्पेस को मैं खाली ही रखूं? देखिए अगर सीढ़ी की हमें पोजीशन देखनी होती है, क्या है, अगर सीढ़ी घर के अंदर है और उसमें ममटी है ऊपर बनी हुई, एक पोजीशन। दूसरी पोजीशन उसकी डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन होती है किस डायरेक्शन में है, तभी इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है कि वहाँ पे सामान रखा जा सकता है और नहीं रखा जा सकता। तो ये अपने क्वेश्चन को दोबारा रिफाइन करें और उसमें डायरेक्शन लिखें कि लेकिन कोई जनरलाइज स्थिति है सर? जनरलाइज तो रख सकते हैं सर। अच्छा, अगर आपकी सीढ़ी साउथ में नहीं है, आपका स्टेयरकेस साउथ में नहीं है, तो आप सामान रख सकते हैं, उसके आसपास सामान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। परमजीत कौर हैं सर, ये सवाल पूछ रही हैं आपसे। ये सवाल हालांकि दिशाओं को लेके, तो मैं आराम से समझाऊंगा कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कई बार। ये कह रही हैं सर हमारा घर 3 तरफ से खुला है, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम खुले हुए हैं, लेकिन उत्तर पड़ोस की दीवारें हमारी तुलना में ऊंची हैं, यानी जो पड़ोस की उत्तर है उनकी, उसकी दीवारें इनकी तुलना में ऊंची हैं, और उत्तर पूरी तरह से बंद है, नॉर्थ पूरी तरह से बंद है। क्या कहेंगे सर आप? दुखदायी स्थिति है सर। कैसे? नॉर्थ, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर नॉर्थ आपने वास्तु सही करना है, पैसा लाना है, जीवन अच्छा जीना है, तो नॉर्थ तो ओपन तो जरूर होना चाहिए। तो सर वो इनकी भी नहीं है ना, पड़ोस की दीवारें इनकी। हाँ तो सर उससे वही तो करना है, आपने घर ऐसा चुनना है। दुखदायी हाउस है ये, दुर्घटनाओं का घर है। मेरे पास ऐसे बड़े सारे हाउस आते हैं और मैं खुद रहा हूँ ऐसे घर में। मैं रहा हूँ शायद 10 साल मैं ऐसे हाउस में रहा हूँ, और ऐसा फंस गया था मैं कि निकल नहीं पाए वहाँ से हम।
तो इसलिए ये दुखदाई हाउस है, तो इसको ट्रीट करना चाहिए। सर ऐसे कैसे ट्रीट कर पाएंगे? अपने घर के नॉर्थ को तो चलो फिर भी खोल लें, लेकिन पड़ोसी की दीवार आपसे नहीं, ऊंची नहीं, है और नहीं। बंद है। सर अपना घर ही खोलना है। हम पड़ोसी को नहीं कह सकते तुम हाँ। मकान तोड़ दे, अपना घर ही खोलना है, वही होता है। तो अपने घर में एक नॉर्थ के अंदर कोई एक नीचे ज़मीन में पिट बनाया जाता है, एक ऊपर आसमान में सुराख किया जाता है। उस स्थिति से पता चलता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वो करके आप 20-30% का इजाफा कर सकते हैं, एनर्जी बढ़ सकती है। अदरवाइज तो हाउस ठीक नहीं है। हालांकि इसका ईस्ट ओपन है, एक ये बेनिफिट है कि आपका जो डाउनफॉल होगा वो 100 की स्पीड से नहीं, कम से कम 30-40 की स्पीड से हो रहा है। लेकिन होगा। डेफिनेटली होगा। तो सर कई लोग ये भी कहते हैं भाई ये वास्तु ऊर्जा विज्ञान है या फिर अच्छे भले घर को तोड़ने का लाइसेंस है? ये ऊर्जा विज्ञान है पहली बात। और तुम जब घर बना रहे हो तो तब ठीक बना लो ना, क्यों जरूरत पड़ेगी तोड़ने की? हम कल ही एक जगह गए तो उन्होंने अपने घर बनाए, उन्होंने 2 हाउस दिखाए, एक फार्म हाउस दिखाया, एक अपना घर दिखाया, और दोनों ही गलत बना लिए। अब इसमें वास्तुशास्त्री का क्या दोष? वो तो कहेगा जी गलत बना है तोड़ दो। बताइए क्या दोष है? तो जो इसे तोड़ने का विज्ञान समझते हैं ना, वो मूर्ख है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि अगर आपके ढांचे में फर्क है, ढांचे में दोष है, जैसे हम बताते आए हैं कि लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग, 4 चीजें होती हैं वास्तु में। अगर आपके स्ट्रक्चर में फर्क है, स्ट्रक्चर में दिक्कत है, तो सर किसी का बाप ठीक नहीं कर सकता उसे बिना तोड़ फोड़ के। आज लोग क्लेम करते हैं हाँ जी बिना तोड़ फोड़ के ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं करते। हाँ, इंटरनल सेटिंग से आपको रिजल्ट जरूर दिए जा सकते हैं, वो एक फ़र्क पड़ सकता है, वो भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर ढांचे में फ़र्क है, ढांचे में दिक्कत है, तो कुछ नहीं होगा सर, जो मर्जी कर लीजिए। इंटरनल सेटिंग से आप 20-30%, 10% का फ़र्क कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। आज एक चीज़ देखिए, यूएस में और कनाडा में आप ये समझ लीजिए कि 80% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर है। वहाँ का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि वहाँ पे हर आदमी डिप्रेशन में है। हालांकि वहाँ हाउस वुडन होते हैं जिसमें एनर्जी का कोई संबंध नहीं रहता, उसके एनर्जी के रुकने का या उसके फ्लो को बदलने का। फिर भी वहाँ एक बेसमेंट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक कंपलसरी सिस्टम है, उसकी वजह से वहाँ दिक्कत है। तो इसलिए अगर आपके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो किसी का बाप ठीक नहीं कर सकता सर। ये जो बकवास करते हैं ना लोग कि जी हम बिना तोड़ फोड़ के वास्तु, बिना ये कर देंगे, वहाँ पिरामिड लगा देंगे, वो कुछ नहीं सर, बकवास है, सिर्फ सिवाय बेवकूफ़ बनाने के दूसरा काम नहीं। ठीक है। लेकिन सर कई बिल्डर ये क्लेम करते हैं, हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, बिल्डर क्लेम करते हैं भाई हमने तो वास्तु के हिसाब से बनाया है। तो सर ये वास्तु मार्केटिंग टूल भी हो गया है क्या? वास्तु मार्केटिंग टूल नहीं है सर। ये जो बिल्डर कर रहे हैं ना, ये वास्तु के हिसाब से बनाया है, वास्तु से, उसमें 2 कारण होते हैं। मैं वाराणसी गया तो वहाँ पे एक कथावाचक थे, बड़े फेमस कथावाचक। तो उन्होंने बोला जी हमारा आश्रम एक बार चेक कर लो। अच्छा, कैसा है? मैं ठीक है जी, कर लेते हैं। उनका आश्रम चेक किया गया। जब आश्रम चेक किया तो उसमें काफ़ी खामियां थी, होती ही हैं। पुराना बना हुआ था, तो हर आदमी को वास्तु का ज्ञान इतना नहीं होता कि वो उसको कुछ करेक्ट कर सके। मैंने उनको बताया कि आपके यहाँ ऐसा 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 चल रहा है। कहते हैं हाँ जी ऐसा ही है। तो कहते जी वो हमने तो सोचा भगवान सब ठीक करेगा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी भगवान का कॉन्सेप्ट ना ये बड़ा डिस्प्यूटेड कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानता, आप मानते हैं, तो हर आदमी, हम जब विज्ञान की बात करते हैं, हम वास्तु की बात करते हैं, तो वो जो सब पे लागू होता है वो विज्ञान है। सही बात है। वो चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, जो इस संसार में जीव है या चीज़ है, वस्तु है, उस पर लागू होता है। मैंने कहा 3 तरीके के लोग होते हैं, 3 तरीके के, हम सन्यासी, गुरु, जो भी कहें, 3 तरीके के होते हैं। एक वो शख्स होते हैं जिनको ये पता होता है भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है,
और वो लोगों को भगवान के पाठ पढ़ा रहे होते हैं कि जी भगवान की पूजा करो, भगवान का ये, भगवान का वो, भगवान यूँ। मैंने कहा सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, और उनको पता है कि भगवान नहीं है, इसलिए वो पाप कर्म करते हैं। जैसे कि अभी हमारे ये जो सब जेलों में बैठे हैं, मैंने कहा दूसरे होते हैं, उनको खुद को पता है कि भगवान का कोई सिस्टम है, भगवान है, और वो लोगों को भी पढ़ा रहे हैं कि हाँ भगवान है और आप इसकी पूजा करो। मैंने कहा जो पहले वाला था ना, वो 302 का क्राइम कर रहे थे, जानबूझकर सोच समझकर हत्या करना। और जो दूसरी कैटेगरी आई, जिनको खुद को पता है कि भगवान है और दूसरों कह रहे भगवान है, उनको पढ़ा रहे हैं, तो 307 हो गया। अनजाने में पाप कर रहे हैं आप। मैंने कहा तीसरा कर्म होता है, तीसरे साधु होते हैं या तीसरे गुरु होते हैं कथावाचक, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका अनुवाद करके लोगों को परोस रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे ये पाप कर्म नहीं रहता कि आप तो शास्त्र का अनुवाद कर रहे हैं ना। तो उनका ये कहना था जब हमने शुरू की बात कि जी क्या हमारे कोई पाप कर्म हैं जो इस वजह से हमें इस स्थिति में आना पड़ रहा है? तो नहीं सर, आप जो कर्म कर रहे हैं वो पाप कर्म की श्रेणी में तो आता ही नहीं। पाप कर्म की श्रेणी में तो वो आता है, एक चीज का ज्ञान मुझे है कि ये, चाहे वो भ्रम है कि ये है, और मैं लोगों को बता रहा हूँ ये है। 307 अनजाने में मैंने पाप किया, और एक कर्म का मुझे पता नहीं है और मैं लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ कि हाँ है। 302 मैं जानबूझ के लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ। तो आपका जो श्रेणी है, आपकी श्रेणी तो कथावाचक की है। आप किसी को ये नहीं कह रहे कि भगवान को मानो या उसको पूजा करो, या आप उसका सहारा जरूर लेते हो, जैसे पुराणों में लिया गया है। पुराणों में डरा के धमका के धर्म का सहारा लेके लोगों को समझाने की कोशिश की गई। बिल्कुल। तो आप वही कर्म कर रहे हो, तो आप इस पाप कर्म की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है। और लेकिन सबसे पहले सर जो धाराएं आपने बताई वो आईपीसी की हैं, वो चेंज हो चुकी हैं। अब तो बीएनएस की धारा सर है। हम पुराने आदमी, हमें वही याद है। नहीं सर, अभी क्योंकि मुझे ये लगता है फिर कमेंट में भी ये कुछ लोग लग जाएंगे, भाई वो तो बीएनएस था, भारतीय न्याय संहिता। हमें पता है जनाब कि आईपीसी से भारतीय न्याय संहिता हो गई, इसलिए घबराइएगा नहीं, वो सिर्फ सर ने एग्जाम्पल सेट किया। हाँ। लेकिन सर सवाल मेरा ये था, क्या वास्तु मार्केटिंग टूल है? यस, कुछ लोगों के मार्केटिंग टूल है, कुछ लोगों के लिए ये पूजा है। तो यस, जो लोग इसको मार्केटिंग टूल यूज करते हैं वो लोग या तो भाग्यवान हैं, तो ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं, चाहे नॉलेज है या नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आदमी भाग्यवान है तो उसको कुछ नहीं चाहिए सर, सब कुछ परोस के मिलेगा ना। और मैं कई बार बताया कि जो लोग 64, 84, 83, 82 इस ईयर में जो पैदा हुए हैं सब भाग्यवान हैं। इसमें 30 जोड़ते जाइए, 30 घटाते जाइए, सब भाग्यवान मिलेंगे। और जो 81 में हुए हैं सर उसमें कितना जोड़ना? 81 में भी अगर आप 81 में समझ लीजिए सितंबर के बाद पैदा हुए हैं तो आप भाग्यवान हैं। अच्छा। और आपके 2 बेटे हैं? यस और नो? जी। आपका एक बेटा तब पैदा हुआ जब आप 30 साल के थे? नहीं, आसपास 29 आसपास हुआ। उसके भी 2 बेटे होंगे सर, लिख लीजिए। जी। तो ये एक सीक्वेंस है जो चला आ रहा है। अगर दर्शक भी देख रहे हैं तो आप देखें, अगर आपके 2 बेटे हैं, आप 2 भाई थे, आपके पिता भी 2 भाई या 2 से अधिक होंगे, उनमें भी उनका 30 साल के अंतर के बाद जिसके बेटा हुआ उसके भी आगे 2 बेटे, फिर उसके आगे 2 बेटे। तो ये एक सीक्वेंस है जो चला चला आता है। इसमें ज्योतिष की जरूरत नहीं सर, ये हमारा अनुभव है। इसमें कोई ज्योतिष का फंडा नहीं है। तो हमने जब बचपन से हम देखते आ रहे हैं ऐसा है तो ऐसा है जी। ठीक है सर, कमाल करते हैं सर आप, ये छोटी छोटी बातें जो बताते हैं हिला देती हैं। सर एक एस कुमार सिंह है हमारे दर्शक, को कह रहे हैं कि सर लगभग कितने स्क्वायर फीट का घर होना ही चाहिए जिसमें वास्तु का पैरामीटर फिट होता है? क्योंकि अगर छोटे घर है, बहुत ही कम जगह है, तो क्या वहां ये बड़ा सा वास्तु फिट हो पाएगा? सर एक आदमी को लेटने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है? हम मान लें 7 बाई 7, 1 फीट आपका तकिया और आगे पैरों की जगह हो गई, 6 फीट का लगभग ठीक बात, नॉर्मल साइज होता है। आपके पास अगर 7 बाई 7 का रूम है ना जी, वास्तु फिट होता है। अच्छा।
तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए हमें बड़ा घर ही चाहिए। एक कॉन्सेप्ट जरूर है कि जितना बड़ा आपका हाउस होगा उतनी एनर्जी आपके अंदर होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? कुछ भी। अच्छा। आपका घर मान लीजिए 1000 गज में बना हुआ है, आपको 1000 गज की एनर्जी मिलेगी। आपका घर 100 गज में बना हुआ है, 100 गज की मिलेगी। आपका घर 10 फीट में बना हुआ है, 10 फीट की एनर्जी मिलेगी। अब इसके लिए क्या किया जाए? भाई मेरे पास तो घर नहीं है, मेरे पास तो 10 फीट जगह है। आप अपना घर कच्चा बनाइए, उसमें 4 दीवारी मत बनाइए, उसमें बाउंड्री वॉल मत बनाइए। आपने देखा होगा जो झोंपड़ियों में रहते हैं ना जी, वो क्या करते हैं, 4 बांस खड़े किए, साइडों पे कुछ पॉलिथीन लगा ली, कुछ लगा ली और ऊपर छप्पर डाल लिया। उनके पास कुछ है या नहीं है, चेहरे खिले मिलेंगे आप। उनका वास्तु वहीं सीमित नहीं रहा। हम क्या करते हैं, हमने एक प्लॉट लिया, अपनी एक परिधि बना दी, अपनी सीमा बांध दी कि भैया ये मेरी सीमा है, ये घर है। नीचे भी चले गए हम 4 फीट 5 फीट और ऊपर तो दीवारें उठा दी, खत्म। आप वहीं तक सीमित हो गए। कुछ बच्चे ऐसे देखने को मिले हमें जो खेतों में पैदा हुए, कच्चे मकान खेत में बना लेते हैं, वहाँ पे उसमें पैदा हुए और आज कहीं के कहीं पहुँचे हुए हैं। वो कनाडा में है। जब उन्होंने मुझे बताया कि जी हम फलाने गांव में ऐसे ऐसे हमारा खेत में घर था और बड़े फल फूल रहे हैं। एक अभी न्यूजीलैंड में थे, वो भी, उनकी भी पोजीशन बहुत बढ़िया पोजीशन थी, वो भी इस तरीके के हालात में पैदा हुए थे। तो ये ऊर्जा आपके अंदर कहाँ से आती है, कितनी बड़ी आती है? आप खेत में है ना, झोपड़ी में है, तो किलोमीटर्स में आपके आसपास कोई दरो दीवार नहीं होती। तो सर अब झोपड़ी थोड़ी तैयार कर लेंगे? अब झोपड़ी तैयार मैं करने के लिए नहीं कह रहा, झोपड़ी के हिसाब से मकान बन सकता है। अच्छा। आप बनाइए ना, 1000 गज में बनाइए, 400 गज में बनाइए, 100 गज में बनाइए। उसके अंदर नीचे फाउंडेशन से कुछ ऐसी अवस्थाएं पैदा कर दी जाती हैं कि वही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। अच्छा। आपने एक घर बनाया और उसका अंदर फाउंडेशन के अंदर आपने अगर उसके नॉर्म्स को तैयार कर लिया, बना ली उस हिसाब से फाउंडेशन, तो आपको वही परिणाम मिलेंगे। 1 किलोमीटर वाले आपको 100 गज वाले परिणाम नहीं मिलेंगे। तो किया जा सकता है सर, मैंने किया ऐसा। मैं रहा वहाँ पीछे, अपने हमारे एक खेत थे, तो मैंने एक खेत किराए पे लिया, बटाई पे लिया 1 साल के लिए। उसमें मैंने मड हाउस बनाया, उसमें रहा मैं। और बहुत जल्दी मेरी ग्रोथ हुई। मैं काफ़ी त्रस्त था क्योंकि मैं रिसर्च पे था, तो मेरे अंदर बहुत ग्रोथ हुई। तो मैंने सब करके देखा है, मैं तभी आपको बता रहा हूँ। तो सर ये 2 बातें बता के जो आप 4 छुपा जाते हैं ना सर उसके लोग कहते हैं कुछ बताते नहीं सर। देखिए क्या होता है, ये तो आप हैं सर जो उगलवा लेते हैं। अदरवाइज आज तक क्या हो रहा था, एक स्टोरी सी दिमाग में आई, एक सब्जेक्ट लिया, उसके ऊपर वीडियो बनाई और परोस दी। मेरे अंदर बहुत कुछ है सर, मैं कैसे निकालूं मुझे समझ नहीं आता। आपने कुछ पूछा तभी निकलेगा ना, कोई नॉक करेगा तभी कोई बाहर आएगा। अदरवाइज मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं उल्टा सीधा बताऊं। अब इतना समय नहीं होता कि मैं उसकी और लंबी स्टोरी सुनाऊं, आप भी बोर हो जाएंगे, नींद आने लगेगी आपको। तो इसलिए इसके पीछे बड़े रहस्य होते हैं। एक बात को अगर ऐसा कुछ नहीं, मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरी सारी भाषा को समझ जाते हैं और मुझे कहते हैं जी आपने जो ये बात बताई थी मैंने अप्लाई की और मेरे को ऐसे ऐसे फायदा हुआ। आपके डायलॉग लोगों को याद होने लगे? डायलॉग सर मुझे भूल जाता है मैंने क्या कहा था। वो मुझे याद दिला देते हैं। कल भी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उन्होंने मुझे बड़ी सारी बातें बताई, आपने ऐसे उस पॉडकास्ट में ऐसे बोला जी, उसमें ऐसे बोला। तो सर आप कह रहे हैं ना कि स्टोरी से नींद आने लगेगी, नींद उड़ा दी है आपने। चलिए अच्छी बात है। चलिए सर, ठीक है सर, समय की बाध्यता है तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं थामना, लेकिन अगले शुक्रवार फिर मैं और आप मिल रहे हैं। जरूर जरूर। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, लेकिन वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आपके सारे सवालों को, वादा है मेरा, मैं पॉडकास्ट में शामिल करने की कोशिश करूंगा। कुछ सवाल हम ले लेते हैं। मैं बस ये चाहता हूं कि आप अपने नाम और जगह के नाम के साथ ये बताएं उस कमेंट सेक्शन में कि आपका सवाल क्या है, तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होगी। सवाल स्पष्ट लिखें, अपने सवाल को बहुत लंबा घुमाए ना, और जो बात है वो पूरी तरीके से डॉक्टर महेश आपको बताएंगे। और ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ वास्तु ग्लोबल में ही है, आप जानते हैं। तो बस ध्यान रखिए अपना और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।